Hi there everyone, welcome back to Learning for Life. It's me Guni, and today we are going to start with another lecture of biology which we have started already, that is structure of chromosome, cell cycle and cell division का chapter हमने start किया है. आज इसका we will be doing the lecture number 2. Now as discussed, आज के lecture में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले we will be talking of a little bit of recap. थोड़ा सा क्रोमैटिड्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए एंड आरएनए का. उसके अलावा सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था इसे डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो इसका आंसर है, सो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द लिविंग स्पीशीज कॉम्प्राइजेज ऑफ मोर देन 200 क्रोमोसोम्स. तो इसका आंसर है अमीबा. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2. तो सबसे पहले लेट्स गो टू द रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. तो रिकैप में हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया क्या था. हमने इंट्रोडक्शन ली थी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में. सबसे पहले हमने पढ़ा था एक टर्म जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन. तो क्रोमैटिन का मतलब था थ्रेड लाइक. ठीक है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमें मिलती है. कौन सी स्टेज में? नॉन डिवाइडिंग. जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब हमें क्रोमैटिन मिलेगा. और कहाँ मिलेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस. राइट. तो ये कैसा होगा? अगर एक सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है तो कुछ इस तरह का जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. ठीक है. सेकेंड टर्म जो हमने पढ़ी थी दैट वाज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हमने पढ़ा था कंडेंस्ड फॉर्म होती है किसकी? क्रोमैटिन फाइबर्स की, ऑफ क्रोमैटिन. और ये हमें कब मिलता है? जब डिवाइडिंग स्टेज में होता है सेल हमारा, जब डिवाइड कर रहा होता है. तो ये कुछ कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा हमें नज़र आता है. ये क्रोमोसोम है वैसे सिंगल. उसके बाद ये जो है ये तब होता है जब इसका जो डीएनए मटेरियल है वो डुप्लीकेट कर चुका होता है. राइट. अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सेंटर है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर. साथ ही हमने पढ़ा था जब ये जैसे अगर ये वाला है जिसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, अगर हम उसकी बात करें तो इसके एक वर्टिकल हाफ को हम नाम देते हैं क्रोमैटिड. अब वो कुछ भी हो सकता है, एक ये वाला वर्टिकल हाफ भी हो सकता है, ये वाला वर्टिकल हाफ भी हो सकता है. अब जो दो क्रोमैटिड्स सेम सेंटर पे, कहाँ पे है हमारा ये, सो जो दो क्रोमैटिन्स सेम सेंटर पे ज्वाइन हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो दो क्योंकि सेम सेंटर पे ज्वाइन है तो इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है. अगर यही दो अलग अलग सेंटर्स पे ज्वाइन होती, समथिंग लाइक, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है. दो क्रोमोसोम है अगर, और इन दोनों के अलग अलग सेंटर है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इसका सेंट्रोमियर है. तो ये दो जो क्रोमैटिड्स हैं इन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है. अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्रोमैटिड्स के बारे में पढ़ा था, आज उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. क्रोमैटिड्स की सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी? वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड. अब जो टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स है, दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स मतलब जो सेम क्रोमैटिड है, वो जो कौन सी क्रोमैटिड सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, जो एक सेम सेंट्रोमेयर पे ज्वाइन होती है. जो कहाँ पे ज्वाइन होगी? हमारी सेम सेंट्रोमेयर पे. उसे हम कहेंगे आइडेंटिकल क्रोमैटिड. आइडेंटिकल मतलब सेम. और ये कैसे सेंट्रोमेयर पे ज्वाइन होगी?
सेम सेंट्रोमियर, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड है, तो आइडेंटिकल क्रोमेटिड को हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, आप ये देखोगे तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड यस, तो व्हाट वी से हियर कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एनाफेज के ड्यूरिंग, कब एनाफेज आगे एक आएगा जब हम माइटोसिस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनाफेज एक स्टेट आती है जब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट कर जाते हैं एक दूसरे से कुछ इस तरह से एल शेप बनाते हुए, और ये फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नया सेल ये बन जाता है और एक नया सेल ये बन जाता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का ही पार्ट है जो है ये एनाफेज। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम को थोड़ा सा हम क्लियरली देखेंगे, तो इसको जूम इन करते हैं डायग्राम को थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो हम कौन से डायग्राम पे थे, ये वाली पेज पे थे, एंड वी आर गोइंग टू हियर जूम इन द डायग्राम। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगी। यस, ओके, सो वी हैव हियर द डायग्राम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डायग्राम थोड़ा सा या आई होप डायग्राम विजिबल है। यस, तो डायग्राम में क्या दिखाया है कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। सबसे पहले तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या ओके, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये इसका क्या है, सेंट्रोमेयर लिखा है, यहाँ पे भी ये सेंट्रोमेयर है। उसके बाद अगर बात करें, ये हमारी क्या है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल वाला क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। डुप्लीकेटेड का क्रोमोसोम का मतलब इसका डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर गया, इसका डीएनए जो है वो डबल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्म्स हैं, ऊपर वाली जो आर्म है वो शॉर्ट होती है और जो नीचे वाली आर्म है वो क्या होती है, लॉन्ग आर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये व्हाट इज दिस रिटन, टेल मी। सो दिस इज योर होमवर्क। ये क्या बताने की कोशिश की हुई है, ये बताने की कोशिश की हुई है कि ये पार्ट्स, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के पार्ट्स हैं, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम होंगे, इनके अंदर मटेरियल जो है वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। तो हम आ जाते हैं बैक टू आवर नॉर्मल टॉपिक। तो क्रोमैटिड्स हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, विच इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, विच इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डीएनए को सबसे पहले स्टडी करने वाला पर्सन कौन था, दैट वाज अ रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये एक लेडी है एंड लेकिन इसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद ये कब इन्होंने स्टडी किया, 1953 में। उसके बाद मेन जो दो साइंटिस्ट आए डीएनए की स्टडी में, दैट वाज वॉटसन एंड क्रिक, और इन्होंने जो डीएनए है उसका फाइनल स्ट्रक्चर किया। उन्होंने कहा डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब दो स्ट्रैंड्स हैं और वो आपस में ऐसे करके ट्विस्ट हुए हैं। अब हम ऐसे जब ये डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए, पर क्या बात है कि ये दोनों पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे के, लाइक अ स्टेयरकेस, ये ऐसे 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 चलता है इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये पैरेलल रन करते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो डीएनए है, हाँ, तो जो डीएनए है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, और एक सिंगल स्ट्रैंड को हम, जो एक सिंगल स्ट्रैंड है उसके अंदर कुछ रिपीटिंग यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और ये है न्यूक्लियोटाइड्स की फोटो, जिसमें बीच में एक पेंटोज शुगर है, साइड में नाइट्रोजनस बेस है और पीछे जो है फॉस्फेट ग्रुप है। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड की
कोई बात, न्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने बताया इसके बीच में जो है वो एक पेंटोज शुगर लगी है। पेंटोज जो है वो पेंटागन से आया है 5 साइड, मतलब इसमें जो है 5 कार्बन है। पेंटोज की जगह 5 कार्बन है, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन। ठीक है, ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये है नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन बनाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एक स्ट्रैंड को, वन स्ट्रैंड टू अनदर। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या पार्ट है न्यूक्लियोटाइड की, जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंपोनेंट्स है जैसे बात की, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर। जैसे मैंने बात किया ज्वाइन करता है एक स्ट्रैंड को दूसरे से। ठीक है, तो क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स। ठीक है, अब प्यूरीन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखिएगा, वैसे जरूरत नहीं है बट स्टिक। ठीक है, और पैरामिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब प्यूरीन्स में हमारे पास 2 तरह के आर्किड हैं, एक है एडेनिन और एक है ग्वानिन, जिसे हम कहते हैं A और G। अब ये जो चीज़ है, ये जो डायग्राम बनी है यहाँ पे मैंने फोटो से आपके रेफरेंस से लगाई है, आपको ये जो डायग्राम है ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू लर्न दिस। ओके, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, उसके पिरिमिडीन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है साइटोसिन, साइटोसिन जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, देन थायमिन जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन यूरेसिल जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसके बाद सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट कि इस चीज़ को क्या क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ को एक नए पेज पे वी विल समराइज फटाफट से। ठीक है, सो लेट्स इंसर्ट अ न्यू पेज ओवर है जिससे हम इसको फटाफट से समराइज करने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और उनका क्या फंक्शन रहता है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक नया पेज ले लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग। अब ये चीज़ आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सबसे पहले तो नाइट्रोजनस बेसिस, हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा प्यूरीन्स और दूसरा होगा पैरामिडीन्स, ओके। अब ये जो प्यूरीन हैं इनमें नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो होती हैं 2 और पैरामिडीन्स में नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो होती हैं 1। ठीक है, फिर उसके बाद वी विल फर्दर इसको क्लासीफाई करना चाहेंगे। ठीक है, तो प्यूरीन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पैरामिडीन्स में 3 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। सबसे पहला होगा साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन के बाद वी विल टॉक अबाउट, यहाँ पे हमारे पास आएगा थायमिन। जैसा कि मैं बोल रही थी यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हमारा साइटोसिन है। सेकेंड वी विल हैव हियर, कहाँ क्या पेन ये रहा, सो देयर विल बी थायमिन। और तीसरा होगा हमारे पास यूरेसिल, राइट। अब इसमें क्या बात है, इसको एक तो क्लियरली लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लीन करके तीनों चीज़ों को, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना आए। सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर अगैन, यहाँ पे एडेनिन के साथ साथ वी विल हैव, ये रहा मेरा पेन, ग्वानिन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे G से। पैरामिडीन में नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सबसे पहला आएगा साइटोसिन जो कि है C, फिर आ जाएगा हमारे पास थायमिन जो कि होगा T, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास
यूरेसिल जो कि है यू। अब अगर तो हम बात करेंगे डीएनए की, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी फॉर दिस स्लाइड, ठीक है। तो डीएनए में कौन से आपको मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे आरएनए की, तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे फॉर आरएनए। आरएनए जो है वो हम ब्लैक से डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि यहाँ पे आरएनए में हमें कौन से नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन जो है वो नहीं मिलेगा। और सेम एज जैसे मैंने बात की थी डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं इन आरएनए एंड डीएनए। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब डीएनए को एट अ ग्लांस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया, हमने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात की। अब नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए कुछ ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में मैंने कौन से बताया, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में कैसे होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आएगी, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल, कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस किससे बॉन्ड बनाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये आई गेस हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी रखा हुआ है, बट इस लेक्चर में भी हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी गिव मी अ मिनट, आई ओके, ठीक है, हाँ, तो इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो क्या हो रहा है हमारे पास, एक हमने अगर हम डीएनए की बात करें, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं ऊपर डीएनए की बात कर रही हूँ, ठीक है। डीएनए में जो है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब ये जो ए और टी है ये बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, सी और जी बॉन्ड से ज्वाइन होंगे। अब ये जो है ए और टी में डबल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड्स होंगे, ओके, और सी और जी में 3 बॉन्ड्स होंगे। और ये कौन से बॉन्ड्स होंगे, ये होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं एज कि डीएनए बना कैसे है। यहाँ पे मैं फटाफट से एक और न्यू स्लाइड ऐड करने वाली हूँ एंड लेट अस सी कि डीएनए बना कैसे है। अब इस चीज़ को आपको एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव इट, वरना यू विल ऑल गेट कन्फ्यूज्ड। So yeah, just give me a second. Yes, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि 2 स्ट्रैंड से मिलके बना है। तो तुम 2 स्ट्रैंड्स बना लोगे, इसको क्लियरली बना देते हैं फटाफट से, ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, 2 स्ट्रैंड्स है। सबसे पहले तो स्ट्रेट स्ट्रैंड्स बनाने, यहाँ पे स्ट्रेट बन नहीं रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड मैं इनको सिलेक्ट करके कट करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 स्ट्रेट लाइंस कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमने बताया कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। मतलब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनने वाला है, सबसे पहले बीच में आएगी एक हमारी पेंटोज शुगर, यहाँ पे लगेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे लगेगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे दूसरा पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अब इसको क्लियरली बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट अस क्लियरली सी इट। अब इसको क्लियरली बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियरली बनाने के लिए 2 स्ट्रैंड्स नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक पेंटोज शुगर होगी हमारे पास, सॉरी ये गलत बन गया, ये पेंटोज शुगर थोड़ी सी अजीब बन गई। तो पेंटोज शुगर
एक, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या हो गई हमारी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। वैसे ही इसके नीचे सेकेंड पेंटोज शुगर, फिर से गलत बन गया, आई एम रियली सॉरी, यस। अब फिर से एक पेंटोज शुगर बनाएंगे कुछ ऐसे, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब ये तो हो गया एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड कहते हैं इसको, फर्स्ट वाला स्ट्रैंड। अब इसमें ये क्या देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रैंड है ना, ये उल्टा बनेगा, इनके न्यूक्लियोटाइड्स उल्टे होंगे। मतलब ये जो पेंटोज शुगर ऐसे बनाई है, इसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको इरेज करके अब बनाते हैं कुछ इस तरह से उल्टी। एंड देन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फिर भी बाहर रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, जो यहाँ पे ज्वाइन होगा। अगैन उल्टा बनाना है पेंटोज शुगर को कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा होगा और यहाँ पे शुगर। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्पोनेंट से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐसे एक स्ट्रैंड बनता है। तो ये हमारा डीएनए। अब हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखना है, ये जो सर्कल है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो ये बना रही हूँ मैं दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब और ये कौन सी है, शुगर है। कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ होगा टी, दैट इज थायमिन। देन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये वाले में साइटोसिन है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ग्वानिन। और एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड्स होंगे, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। अब ये जो बॉन्ड्स हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 ऑफ द चैप्टर, ट्रिक नंबर 1 लेक्चर 1 में थी, ट्रिक नंबर 2 इज कि तुम्हें कैसे याद रखना है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस दूसरे से बनाएगा। तो सबसे पहले तो AT-AT जो है हमारा इंग्लिश में बहुत जनरली हम यूज़ करते हैं AT-AT। तो ये AT-AT जो है कि तुम्हें बताएगा एडेनिन के साथ थायमिन है, और CG तो तुम्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा क्योंकि A के साथ ऑलरेडी D है, तो C के साथ तो G होगा। अब यही अगर हम बात कर देते हैं अपने RNA की, सो इसके सेकेंड यहाँ पे मैं जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, या अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ RNA की, तो RNA के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ RNA बनाएंगे तो जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो अलग हो जाएगा। फिर वो A के साथ क्या ज्वाइन करेगा, U ज्वाइन करेगा, और C के साथ क्या ज्वाइन करेगा, G ज्वाइन करेगा। और इसमें शुगर कौन सी यूज़ होगी, राइबोज शुगर यूज़ होगी हमारे RNA में, ठीक है। जबकि DNA में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसका हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा है, पेंटोज शुगर, ओके। लेकिन RNA का स्ट्रक्चर इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे A जो है वो बॉन्ड बनाता है U के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब बेसिक न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शनल यूनिट्स क्या हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कौन से डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA और RNA। और ये किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। उसके बाद क्रोमोसोम की बात करूँ, क्रोमोसोम किससे बना है, न्यूक्लियोसोम से बना है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे DNA एट अ ग्लांस पढ़ने वाले हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे DNA दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फिर RNA दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे ही कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन की बात करें, क्रोमैटिन क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा, लाइक दिस, ठीक है। तो वो किससे बना है, वो बना है DNA से, दैट इज़ 40% DNA जो कि इनसे बना, ये वाला ऊपर वाला DNA का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। और 60% क्या है इसमें, हिस्टोन, जो कि है प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स है जिसके अराउंड कुछ ऐसे ये प्रोटीन्स हैं, टोटल 4 प्रोटीन्स होते हैं, 8 प्रोटीन्स होते हैं, आई एम सॉरी,
8 प्रोटीन्स होते हैं, इसे हम ऑक्टामर भी कहते हैं क्योंकि ये 8 है। 8 के लिए वर्ड ऑक्टा यूज़ किया जाता है। और इसके ऊपर हमारा जो डीएनए है वो रैप करता है। और इससे क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और इन न्यूक्लियोसोम से ही क्या बनता है, हमारा बनता है क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोसोम हमने पीछे पढ़ा था इन दिस स्लाइड। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूक्लियोसोम है, मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ ऐसे, और उसके ऊपर रैप्ड अराउंड हमारा डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पहले पढ़ लिया, फिर भी इसे एज अ समरी में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है। सबसे पहले तो एक है हमारे पास, वेयर इज माय पेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या तो आ गए हम अपने इस टॉपिक पे वापस। तो ये रखा है। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक पेंटोज शुगर है जो कि सेंटर में है, इसको मैं हमेशा ऐसे ट्राइंगल सा बना देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। और इसे हम इरेज कर देंगे। तो इसको तुम करो, ब्लैक से बना रही हूँ मैं। ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा P, एंड ये है नाइट्रोजिनस बेस N। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये है बैकबोन ऑफ द डीएनए या न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 2। नाउ वी आर लेफ्ट विद सम क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ए ऑप्शन। अब ये इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक के हिसाब से डीएनए मॉलिक्यूल की शेप क्या है, डबल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स नहीं, डबल हेलिक्स है। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसी शेप है। ये जा पैरेलल रही है, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट वो दिखाने के लिए हम ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए दिखा देते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द 4 नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए का। तो एडेनिन सब में होता है, जस्ट क्वेश्चन चेंज हो गया, ये रहा, यस। तो जो है एडेनिन जो है ये सब में रहता है, तो ये एडेनिन टिक एडेनिन टिक एडेनिन टिक। अब ग्वानिन होता है, ग्वानिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बात करेंगे थायमिन की, थायमिन होता है, यहाँ पे भी थायमिन दिया हुआ है, ओके गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डीऑक्सी राइबोज, ये नहीं होता, राइबोज नहीं होता। फिर उसके बाद बात करते हैं साइटोसिन, साइटोसिन ये भी होता है। तो बचा थायमिन की यूरेसिल, यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल होता है हमारा आरएनए में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना, बिल्कुल दैट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो इस पेज पे मैं सब कुछ सिलेक्ट करके इसको, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको ऐसे करके मैं इजीली आपको इजी रखने के लिए, कंफ्यूज ना करने के लिए। अब एक और चीज़ पूछ सकते हो कि आपने कहा था कि डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज क्यों नहीं यूज़ किया। उन्होंने क्या पर्टिकुलरली कहा है, नाइट्रोजनस बेसिस। डीऑक्सी राइबोज जो है इट्स अ काइंड ऑफ शुगर जो कि प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज एडेनिन। दूसरा है राइबोज, ये तो आरएनए में होती है और ये भी एक शुगर है। तीसरी बात यहाँ पे यूरेसिल लिखा था, ये भी आरएनए में होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन डीएनए एडेनिन किसके साथ पेयर करता है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक नंबर 2 काम आएगी जो था AT8। तो एडेनिन किसके साथ कंबाइन करता है, एडेनिन कंबाइन करता है हमारे थायमिन के साथ। और क्वेश्चन में डीएनए पूछा है, अगर क्वेश्चन में आरएनए होता तो आंसर विल बी दिस फॉर आरएनए।
यहाँ पे अगर मैं पूछूँ ए और टी के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स। ओके, सो नाउ this is the homework question and we will discuss in the next class. Till then, bye bye, take care, thank you for watching and that's for today's lecture. आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे. Your homework is एक वो जो क्वेश्चन दिया है मैंने सबसे पहले, उसके बाद you have to revise the lecture. अगर तुमने साथ अपने नोट्स बनाए इट्स ग्रेट. और तीसरी चीज़ क्या है, that you have to read from book. okay, so you have to read from book. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लेक्चर नोट्स और जो हैंड रिटन नोट्स हैं दोनों चीज़ें तब मिलेंगी once chapter will be over. तो उसके बाद एक ही साथ मैं पूरा चैप्टर के नोट्स अवेलेबल कर दूँगी. So that's it from my side today. I'll see you guys in the very next one. Bye bye. Take care. Thanks for watching. Bye.